आप जो फरमा रहे थे कि ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ नहीं एक ही है लेकिन मुख्तलिफ हैं। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो सट्टेबाजी होती थी रियल एस्टेट सेक्टर में और बेतहाशा हुई है यहाँ पे, उसका तो कुछ करना है ना हमने, क्योंकि वो पैसा किसी कंस्ट्रक्टिव किसी पॉजिटिव साइड पे लग सकता था। बाजवा साहब वो सट्टेबाजी करवाते कौन है और वो होती क्यों है? अभी जैसे हमारी जो टास्क फोर्स बनी है, बता दें कौन करवाता है। मैं आपको बताता हूँ, हमने उसमें बड़ा क्लियरली ये मेंशन किया है कि खुदारा ये फाइल सिस्टम बंद करें और आप जो भी प्रोडक्ट सेल करता है डेवलपर या बिल्डर, सही साहब ने जैसे एक प्लॉट परचेज किया है, वो विदाउट हिज कॉन्सेंट वो प्लॉट चेंज नहीं होगा जब तक सही साहब उस पर एग्री ना करें। और फाइल कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, प्लॉट सेल हो, फ्लैट सेल हो, ये सट्टा होता ही फाइलों की वजह से। और फाइलें भी वो वाली बिकती हैं जिनके पास 200 कनाल जमीन होती है और 20,000 फाइल बिक रही होती है और उसमें अदारे इन्वॉल्व होते हैं, उनकी मर्जी के बगैर नहीं बिकती। इस बात में कितनी सच्चाई है आसिम साहब की इतनी वतन अजीज में रकबा नहीं है जिसकी फाइलें बिक चुकी हैं? ये भी है कि हाउसिंग सोसाइटी बनी उसके पास इतनी जमीन ही नहीं है और फाइलें बेच देते हैं। किसी हद तक बात ठीक है, किसी हद तक बात ठीक है। आपको कि 200 कनाल जमीन नहीं और 20,000 फाइल बेची हुई है, तो मतलब हर सोसाइटी आप ले लें, मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व है, FBR है। एक तैमूर साहब ने भी बात की, जैसे मैं उस पर थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी नालायकी इस मुल्क की, मैं हर फोरम पे ये बात कहता हूँ कि 80% मसाइल की वजह FBR। आप ऑन बोर्ड करते ही नहीं है पॉलिसी बनाते वक्त। यार ये मुझे बात आज समझ नहीं आई। मैं इस पे अभी मेरे वजीर खजाना मुझे कहते हैं FBR बहुत बड़ा मसला है, वो बाजवा साहब के अंडर है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर है ना। ये क्या फजूल बात है तो जी FBR मेरे को भाई FBR आपने FBR के चेयरमैन लगाया हुआ, हमारे तो भाई दोस्त हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते, मगर इसको ठीक किसने करना है? सर करना ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है, बट पेन लेना, मतलब मैं ये समझता हूं कि इट्स अ हाई टाइम। आप ये जनवरी आ गया, आप आज बजट की तैयारी करें, आप आज स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाएं, उनके इश्यूज डिस्कस करें, उसके मुताबिक आप पॉलिसी दें जिसमें रेवेन्यू भी जनरेट हो और इंडस्ट्री भी चले, चाहे वो IT की है, चाहे वो एग्रीकल्चर की है, चाहे वो रियल एस्टेट की है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है। जब तक आप लोग, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं क्योंकि आप ऑलमोस्ट सरकार के अंदर उस कमेटी में बैठे हुए हैं, तो आप कोई अच्छी खबर नहीं, इंशाल्लाह फरवरी में आपको अच्छी खबर मिलेगी। हाँ, हमने अपना होमवर्क कर लिया है, अब अल्लाह खैर करे, बस हमारी उम्मीद है आप करें। आप हमारा अंदाजा लगा सकते हैं, हम आप उम्मीद रख रहे हैं। बहरहाल मैडम ये फरमाइएगा, इन्होंने भी बात की, आपके जवाब में बात की उन्होंने, मगर ये तो पूछना बनता है कि अगर $650 बिलियन तो फॉरेन एक्सचेंज उधर है, क्या टैक्स यहाँ बहुत ज़्यादा है या सेल्फ डिफीटिंग है? कंपैरिजन तो करेंगे ना, फायरवॉल का कितना फायदा हुआ ये भी बता। देखिए अगर रूट कॉज देखते हैं ना आप किसी भी चीज़ का, कि आप अभी आपने उड़ान पाकिस्तान की बात की, इन्होंने भी कहा कि वो जो फंड होगा वो बोरोड मनी से फंड होगा। तो मेरे ख्याल में अगर मैं इसको सारी चीज़ें एक साइड पे रखते हैं, अगर आप सिर्फ देख लें कि रूट कॉज क्या हमारी इकोनॉमी के जो वोज़ हैं उसका रूट कॉज क्या है, तो मेरा ये ख्याल है कि जब हम बोरो करते हैं, जब हम पैसे लेते हैं IMF से लेते हैं, तो उन पैसों से पाकिस्तान की प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ती। वो पैसे जो है वो डिफरेंट चीज़ों में, अगेन रियल एस्टेट पे थोड़ा सा फिर से सॉरी बात करें, आप हाउसिंग में क्या होता है कि दे कीप सर्कुलेटिंग, से कोई एक्सपोर्ट तो नहीं बन रही ना। एग्रीकल्चर में एटलीस्ट अगर आप कॉटन बनाते हैं, कॉटन को फिर आप उस पर वैल्यू एडिशन करें, उस पर इंडस्ट्री लगाएं। आप देखें बांग्लादेश कहाँ से कहाँ, आप बाहर जाएँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, जो आप कपड़ा उठाते हैं मेड इन बांग्लादेश लिखा होता है, मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं लिखा हुआ? ठीक है, तो आपने अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उससे हुआ क्या कि आपने IMF पाकिस्तान में जो फाइनेंस मिनिस्टर आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई भी आता है, दे आर जस्ट एग्जीक्यूशनर्स ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी कहाँ से आती है? पॉलिसी तो IMF से आती है, क्योंकि उनसे आपने कर्जा लिया हुआ है। कर्जा जब आपने उनसे लिया हुआ है तो पॉलिसी आपको वो डिक्टेट करते हैं। आप उनकी पॉलिसी की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है, आपका कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ जाता है, आपका कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ जाता है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाता है। तो मैं अगर मैंने कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, मैं मुझे किसी मतलब
कहना, मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाहती, 15-16 MOCs चाहिए होते हैं, मगर मैं कोई पागल हूँ कि मैं जाके एक इंडस्ट्री लगाऊंगी, जब मैं बैंक में अपने पैसे रखूँ मुझे 20% रिटर्न मिले, तो मुझे क्या मुझे मौत आई है कि मैं जाके जो है वो फैक्ट्री लगाऊं, प्लॉट ले लें आप। तो बात ये है कि देखिए, जब तक कि आपकी इतनी अच्छी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग थी, आपने आर्टिफिशियली डॉलर का रेट एक जगह पे रखा, आपने जो है वो सब्सिडीज दे दी, अपने फ्यूल में सब्सिडीज देते रहे, आप अपनी जो है वो किसी ना किसी तरह अपनी इलेक्टोरल पब्लिक को जो है वो पैसिफाई करते रहे, आपके मुल्क की किसी भी तरह की प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपने नहीं बढ़ाई। जब तक आप अपने मुल्क में प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर आते तो वो तो पैसा आपका है ही नहीं ना, वो मुल्क जो आपके मुल्क में पैसा आ रहा है वो रिप्रेजेंट ही नहीं करता आपकी इकोनॉमी। दैट इज समथिंग यू आर बोरोइंग फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ में भी पे ऑफ करने के लिए आपको प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है ना, वो है ही नहीं, बढ़ा ही नहीं रही, कोई पॉलिसी नहीं। दुबई तो नहीं है कि यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग रियल एस्टेट ये बात ना डॉक्टर साहब, ये मैं बिल्कुल मैं कंट्रोल रूम से मुझे ये सवाल नहीं कहा गया था जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो पॉलिटिकल पावर और ज़राए पैदावार पर कब्जे का इश्तराक है, जिसे हम 3Ws भी कहते हैं ना, इंडिया में क्या कहते हैं नाम, M मनी, मीडिया, मसल, ये जो नेक्सस बन गया है, मतलब मोदी साहब कोई IPP नहीं चलाते, जैसा भी चला रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, इसको किस हद तक आप जिम्मेदार समझते हैं? ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यही तो 100% रिस्पॉन्सिबल है, यही एलीट कैप्चर है तरक्की पर। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि कबल जी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, एहसन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मामला ये, वो भी ठीक है और वो भी ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, हम गलत हैं, हम भी गलत हैं। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। जब कोई भी ये कहता है कि हमारी रेवेन्यू ओवरऑल रियल इस्टेट में जाती है और ये प्रोडक्टिव सेक्टर नहीं है, वो गलत नहीं कह रहा, मगर इसके कसूरवार रियल इस्टेट सेक्टर वाले नहीं हैं। ये है मामला ओवरऑल बिजनेस क्लाइमेट का, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का एंड सो ऑन। जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, अगर कॉस्ट ऑफ बिजनेस इतनी हाई है, अगर बिजली की कीमत इतनी ज़्यादा है, अगर जो इनपुट्स मुझे मिल रहे हैं उनका मसला है, अगर IPPs मुझे इतना ओवर चार्ज कर रही, तो फिर मैं बिज़नेस की तरफ नहीं जाऊँगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि रियल एस्टेट का जो बूम है वो जुड़ा हुआ है रिमिटेंस इकोनॉमी के साथ। इस चीज़ को लोग नहीं समझते, रियल एस्टेट वालों के अलावा शायद, कि जहाँ पे भी आप देखेंगे रिमिटेंस इकोनॉमी होगी। अभी देखिए इस दफ़ा $35 बिलियन ऑलरेडी 6 महीने में नहीं सॉरी 17 बिलियन 6 महीने में आ चुका है। इट मीन्स के दिस विल बी द फर्स्ट ईयर जिसमें हमारे रिमिटेंसेस हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगे। अब हम एक रिमिटेंस इकोनॉमी बन। इज इट गुड और बैड? अगर हम प्योरली सिर्फ रिमिटेंसेस पे रिलाई करेंगे तो इट्स नॉट गुड। वैसे तो रिमिटेंसेस ग्रो करने चाहिए, मगर एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। अब जब रिमिटेंस आता है बाहर से बिलियंस की तादाद में और वो मेजर सेक्टर है, तो वो कहाँ जाएगा? जो बंदा बाहर से पैसे भेजता है अपने ख़ानदान को, वो इस मकसद के लिए नहीं भेजता कि वो फैक्ट्री लगाएंगे, वो इसी मकसद के लिए भेजता है कि वो गाड़ी खरीद लेंगे, वो TV खरीद लेंगे, वो घर खरीद लेंगे, वो रियल इस्टेट अपना घर बेहतर कर लेंगे। ये है मेन वजह इसकी रियल इस्टेट की बूम की। इसका ये मतलब नहीं उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को समझने की ज़रूरत